गाते हैं। देखिए आज शाम को हम उसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे गनगौर पे, और वो गनगौर जो है टाटा स्काई, एयरटेल सभी पे उपलब्ध है। चैनल की ब्रांडिंग करना भी मेरा काम है वो और वो पवन अरोड़ा की अगुवाई में वो चैनल आया है। तो उससे मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य ये था कि कितनी विधाएं हैं, कितने स्वरूप हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व के। मैं प्रभावित हूँ, आप लोग भी प्रभावित हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपका धन्यवाद और आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। और सेठ साहब आप पधारे, आपका भी स्वागत। आपने मुझे ईटीवी के दिनों की याद दिलाई, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू सो मच। सर आप प्लीज मंच पर ही रहें, और साथ ही अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अर्जुन राम मेघवाल सर को, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सर आप प्लीज मंच पर आए। साथ ही मनोज अज्ञासी सर, सीबीओ एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, भारत 24, आप भी प्लीज मंच पर आए। और आप जो खास मेहमान इस वक्त हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक करके मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले प्रसन्ना मोहिले, नेशनल हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर, पर्नो रीका इंडिया से। भारत 24 आपको सम्मानित करता है। ये वो अहम चेहरे हैं जो विकसित भारत की अहम कड़ी हैं, और विकसित भारत 2047 के विजन की हम जब बात करते हैं तो ये इस विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हाजी कमरुद्दीन जी को, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इस वक्त यहां पर नहीं है। साथ ही श्री आरित सोनी, एस्ट्रोलॉजर आप हैं, आप प्लीज मंच पर आए। भारत 24 आपको भी सम्मानित करता है। कुछ देर पहले आपने सुना, अभी उन्होंने अपने विजन को सभी के सामने रखा। ज्योतिष की अहम बातें आपने सुनी जो शायद आप नहीं जानते थे। राजेंद्र सिंह यादव, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वर्धन एनवायरोनेट LLP, IMT मानेसर, गुड़गांव, आप भी प्लीज मंच पर आए। भारत 24 आपको भी सम्मानित करता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, चूंकि इस वक्त अर्जुन राम मेघवाल सर हमारे बीच यहां पर मौजूद हैं, सर आप प्लीज अपनी सीट ग्रहण करें। थैंक यू सो मच सर। और अब हम अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर को, जो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी और उन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश होगी जिनका जवाब आप भी जानना चाहते हैं, जो देश की राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू अदिति। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर ने एक बात कही कि द मैन टू वॉच। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, मैं लंबे समय से सर को कवर भी कर रही हूँ, पार्लियामेंट में भी, दूसरे मंत्रालयों में। संवाद शायद उनकी एक बेसिक आपकी जो आदत है संवाद करने की, चाहे, और अक्सर हम देखते हैं उनके लोकसभा क्षेत्र में भी संवाद के लिए वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कोई भी मसला हो उनसे लोग आते हैं मिलने, संवाद से वो सुलझाते हैं। लेकिन संवाद से संबंधित ही सर, बजट सत्र लगभग खत्म होने की कगार पर है। एक परसेप्शन बन गया है सर कि सत्र होगा, और आम लोगों में बन गया है कि सत्र होगा तो शुरू के 10 दिन तो सत्र नहीं चल पाएगा। वहां पर संवाद की कमी आपको लगती है? ये टकराव क्यों हो रहा है? और इस बार भी देखा गया कि विपक्ष इतने नाराज हुए कि लोकसभा स्पीकर के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक ले आए। फिर अभी पिछले 10 दिन से सत्र चल रहा है। आपकी एक मुख्य भूमिका है सर, वजह क्या मानते हैं? क्योंकि संसद चलाना सरकार की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है जितनी विपक्ष की है। देखिए अदिति जी, आपने एक तो सवाल भी अच्छा किया, और वो मेरा फ्लोर मैनेजमेंट का जो काम है पार्लियामेंट में, उससे संबंधित भी है जी।
जब सत्र शुरू होता है तो हम एक फ्लोर लीडर जो होते हैं ऑल पार्टी के, उनके साथ एक बैठक करते हैं। उनको भी हमने बता दिया था कि ये मुद्दे आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जब एलओपी बोलने लगे तो उन्होंने सीधा एक ऐसी बुक का जिक्र किया जो प्रकाशित नहीं थी, वहीं से विवाद शुरू हुआ जी। और उसमें स्पीकर साहब ने निर्णय दिया कि जो पुस्तक प्रकाशित नहीं है उसका कोट आप नहीं पढ़ सकते, ये कहा। तो उन्होंने मैगजीन, दूसरे दिन मैगजीन पढ़ने लग गए, था वो बुक का ही पार्ट। तो वो उनकी जिद हो गई। हमने काफी कोशिश की, हमारे यहाँ से बहुत सीनियर जो मंत्री थे उनका इंटरवेंशन इसमें रहा, लेकिन उन्होंने कहा एलओपी को अगर नहीं बोलने देंगे तो हम हाउस को नहीं चलने देंगे। हमने कहा ये संसद है, नियमों से चलती है, इसलिए वो उनकी जिद के कारण वो अविश्वास प्रस्ताव तक मामला गया। फिर अविश्वास प्रस्ताव आया भी, आपने देखा होगा, और अविश्वास प्रस्ताव गिर भी गया। तो वो एक, मुझे लगता है उनकी जिद थी, जिसके कारण हाउस में कुछ डिस्टरबेंस आया। लेकिन फिर अब हाउस ठीक चल रहा है और हम लगातार उनको चर्चा कर रहे हैं। अभी फिर आज एक ऐसा विषय लेके आगे, खाड़ी के संकट पे हम हाउस को नहीं चलने देंगे जी। हमने कहा भाई प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट हो गया, हमने कहा ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, हमने कहा पेट्रोलियम मिनिस्टर का सो मोटो एक स्टेटमेंट आपकी रिक्वेस्ट पे हो गया, उनका पीएम साहब का तो सो मोटो हुआ, और पेट्रोलियम मिनिस्टर का स्टेटमेंट एलओपी के रिक्वेस्ट पे हुआ जी। उन्होंने डिमांड करी। उसके बाद क्या रह गया? और फिर भी अगर आप चाहते हो कि जो नक्सलवाद समाप्त हुआ है इस देश में, उस पर चर्चा करने की बजाय पहले चर्चा उस पर करो, तो ये जिद वाला विषय अगर विपक्ष अगर छोड़ दे तो हाउस बहुत अच्छा चल सकता है। अभी भी हम कोशिश करेंगे कि वो जिद को छोड़े। सर, इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि हमारा जो काम है सवाल उठाने का, हम उठाएंगे। मेरा सवाल ये है, लोकतंत्र के मंदिर में ही जो नैरेटिव बनाने की कोशिश है विपक्ष की, हमें बोलने नहीं दिया जाता, और लोकतंत्र मतलब, संविधान मतलब फ्रीडम ऑफ टू एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो एलओपी तो बार बार ये नैरेटिव सेट कर चुके हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। देखिए, ये जो नैरेटिव वो सेट कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। उसके अध्यक्ष जी ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष जी ने, कि नियमों के तहत आप बोलिए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये संसद है, पर सर, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है। सरकार के मंत्री भी तो बहुत कुछ आरोप लगा जाते हैं, पर तब नहीं रोका जाता है। नहीं, वो जो बुक्स निशिकांत दुबे जी का वो नाम लेते हैं जी, वो निशिकांत जी दुबे जी वो पुस्तकें लेके आए जो प्रकाशित थी। जी, दोनों में फर्क समझना चाहिए, और जनता फर्क समझ रही है। जी। उसके बाद वो डिफेंस में आ गए कि आप निशिकांत जी के खिलाफ कार्रवाई करो। तो सर एक बात बता दीजिए, किरण रिजिजू ने भी कहा कि अगर एलओपी राहुल नहीं होगी, प्रियंका होते तो ज्यादा बेहतर होता। आपको क्या लगता है, एलओपी के लिए राहुल गांधी ज्यादा बेहतर है या प्रियंका गांधी? वो उनका व्यक्तिगत विचार था सर, पर अगर मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, वो उनका व्यक्तिगत पर एक विचार। परसेप्शन है कि प्रियंका है, बड़ी सीरियसली आती हैं, लिखती हैं। नहीं, वो उनका व्यक्तिगत विचार था और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, विपक्ष कह रहा है कि हमें ऑल पार्टी मीटिंग चाहिए महिला आरक्षण पे। महिला आरक्षण की बात आई संशोधन को लेकर आपसे, और यहां लोग बैठे हैं जो समझना चाहते हैं कि आखिरकार महिला आरक्षण बिल पास हो चुका था, अब उसके संशोधन की बात है, आप छोटी छोटी पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, अब वो विषय क्या है? पहले तो ये समझना चाहते हैं कि वो संशोधन आप 2026 की सेंसस से करेंगे या आप 2011 के लिए संशोधन करने के लिए करेंगे, और अगर ऐसा है तो क्यों 2011? विपक्ष फिर कहेगा कि क्यों आप 2026 के सेंसस से नहीं कर रहे, फिर वहां पर टकराव आएगा। पहले तो ये समझना है कि क्या बातचीत चल रही है छोटी पार्टियों से। देखिए, महिला रिजर्वेशन बिल, जिसको हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं, 2023, जब नई संसद भवन की बिल्डिंग बनी और संसद उसमें शिफ्ट हुई जी, तो पहला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम ही आया। बिल्कुल आया सर। सबने सबने सपोर्ट किया। लोकसभा में 2 लोगों ने विरोध किया, ओबीसी जी की पार्टी के, और राज्यसभा में 100% समर्थन था, और लोकसभा में 100% जैसा ही था, 2 लोग उनके विरोध में थे, वोटिंग किया उन्होंने कि हम अलग में वोट करेंगे, लेकिन पास हुआ। अब लागू करना है तो आपने सही कहा, सीटें तो बढ़ानी पड़ेगी ना। बिल्कुल।
अभी हमारा जो संविधान में जो सीटों की संख्या लिखी हुई है उसे तो हम नहीं कर सकते, बढ़ानी पड़ेगी तो हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और आपने कहा कि सेंसस के बाद की जो एक्टिविटी थी, हमने बिल में पास करते समय कहा था सेंसस और डिलिमिटेशन कमीशन के बाद महिला रिजर्वेशन बिल लागू हो जाएगा, ये हमने कहा, हमने बोला भी, समझ आ गया, हमने बोला भी, बिल्कुल। लेकिन आप समझ रहे हैं कि सेंसस लेट हुई कोविड के कारण, कुछ कोविड का विषय भी आया। अब सेंसस में एक विषय आ गया जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस आ गया, वो विषय भी आ गया। अब वो हम आंकड़े लेंगे और उसके बाद कितनी जातियां, लाखों की संख्या में जातियां हैं, बिल्कुल। और जैसे मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं, जैसे प्रकाश सिंह बादल, वो तो इतना ही लिखेंगे ना प्रकाश सिंह बादल, अब वो रहे नहीं, खैर सर के हो गए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अब उस बादल गांव में जो भी जाति का आदमी रहता है वो बादल ही लिखता है। तो ये बादल जट सिख है क्या, ये एससी है क्या, ये ओबीसी है क्या, ये कौन सा जाति का, ये तो करना पड़ेगा ना। जब आप जातिगत जनगणना करोगे ये तो करना ही पड़ेगा ना। तब जब ये करना पड़ेगा तो उसमें समय लगेगा। तो हम 2029 में महिला आरक्षण के साथ लोकसभा का चुनाव हो, इस प्रयास में हमने बात की अपोजिशन से। एक चीज पे अड़ गए अपोजिशन, कांग्रेस। हमने चिट्ठी लिखी, उन्होंने चिट्ठी लिखी। अब जो खड़गे जी की चिट्ठी आई है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं 29 अप्रैल के बाद आल पार्टी की मीटिंग बुलाओ। ये फिर जिद है, बिल्कुल। हम कह रहे हैं समय कम है, हम कह रहे हैं भी डिलिमिटेशन को कम से कम 2-2.25 साल समय लगेगा। कौन सी सीट महिला के लिए आरक्षण होगी, कौन सी सीट पुरुष के लिए होगी, ये तय करने का काम डिलिमिटेशन का है। तो समय लगेगा, तो इसलिए समय पे आओ। उनको क्या लगता है कि नहीं अभी क्यों करो, 29 अप्रैल के बाद ये जो हम चुनाव हो जाएंगे 5 राज्यों में, उसके बाद करो। तो ये भी तो जिद हो गई ना। इसका 5 राज्यों से क्या संबंध है महिला आरक्षण का? सर एक बात उन्होंने कहा, हमने उनसे अप्रोच की, बातचीत की, तो उन्होंने ये 2 चीजें कही, आपने काफी समझाया। मुझे एक चीज और समझनी है, डिलिमिटेशन कमीशन को जल्दी आप लोग गठित करने का प्रेशर कर रहे हैं, ऐसा उनकी तरफ से आरोप है। और दूसरा है कि 2029 में ही क्यों, आप आराम से सेंसस कीजिए, कास्ट सेंसस कीजिए, 2034 में हो जाएगा महिला आरक्षण। 2029 में क्यों नहीं? जब कोई एक्ट संसद ने पास कर दिया 2023 में, तो लागू करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये अगर ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस वाले